Hello my dear students and all other viewers. Very great welcome to my YouTube channel. मैं हूँ रवि रेड्डी, द लेक्चर ऑफ मैथमेटिक्स। ये वीडियो आज क्लास 10th के लिए हम लोग तैयार कर रहे हैं, लेकिन ये वीडियो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदेमंद है बहुत ज़्यादा जो कॉम्पिटिटिव लेवल लाइक एसएससी, बैंक पीओ और अदर एमबीए जैसे एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं। ऐसे एग्ज़ाम्स जिसमें अलजेब्रा, थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री, ऐसे जिसमें लीनियर इक्वेशंस, यानी अलजेब्रा का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लीनियर इक्वेशंस। तो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने वाले जो मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इट इज वन ऑफ द मेथड टू सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, ऐसे दो इक्वेशंस दिए रहते हैं, तो उसे जल्दी से सॉल्व करने का क्विकर अप्रोच है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। लेकिन क्लास 10th के बच्चों को मैं बताना चाहूँगा कि ये कोई जल्दी से करने वाला मेथड नहीं है। जो थोड़े से मैच्योर हैं वो तो बहुत अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन क्लास 10th के एकेडमिक के लेवल के जो स्टूडेंट हैं ये तभी अप्लाई करें जिस मेथड में, जिस क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करना है, वरना बेटर होगा आप एलिमिनेशन से करें। ठीक है, नहीं आप वेल कंफर्टेबल हैं इस मेथड में, यू कैन गो थ्रू इट। ठीक है, वैसे क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं रहता कि किस मेथड से सॉल्व करना है, तो आप ध्यान दें कि इसका मेथड एक थोड़ा सा मतलब कि कॉम्प्लिकेटेड सा अप्रोच सा है, इसका एक खास तरह का मेथड है इसको सॉल्व करने का, तो आपको बहुत गौर से देखना होगा। पूरी वीडियो को फॉलो करें लास्ट तक, तो आपको एक बहुत अच्छा तरीका आप लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का सीखने वाले हो। तो बने रहिए मेरे साथ पूरी वीडियो में। चलिए चलते हैं क्लास में स्टूडेंट्स। अब हम लोग इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से पहले व्हाट वी हैव स्टडीड द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। Substitution, we have covered this one in 3.3 and 4, and as well as we have also studied elimination. Third, ये जो third process है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज द नेक्स्ट मेथड। इन तीनों से हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये है क्या? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यू से a1x b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, ये a2x b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, ये है हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के लिए, ठीक है, ये दो लीनियर इक्वेशन दे रखा हो तो किस तरीके से ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्यों मैंने ये कहा कि बहुत अच्छा तरीका है, किसी के लिए भी फायदेमंद है। और साथ में मैं 10th क्लास के स्टूडेंट को फिर से एक बार कहना चाहता हूँ कि ये मेथड तभी अप्लाई करें, ठीक है, ज़्यादातर स्टूडेंट जो है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे अप्लाई करने लगते हैं। बेटे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आसान नहीं होता है ना। 10th क्लास के बच्चों के लिए तो खास तौर पे आसान नहीं होता ये, क्योंकि ये गलतियां होती हैं इसमें, डिजिट्स पे बहुत ध्यान रख के काम करना होता है। देखिए कैसे, क्या है इसका मतलब लीनियर इक्वेशंस के लिए। हम मैं थोड़ा सा आपको रिकैप कर रहा हूँ कि ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से पहले हमें क्या क्या चीज़ें हमने देखी थी और क्यों बता रहा हूँ वो भी देखिए, इनके पीछे रीज़न है। सबसे पहले तो हम लोग ये जाने कि a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2। अगर जब कभी ऐसा होता है तो ये यूनिक सॉल्यूशन मिलता है हमें, वी यूज टू गेट यूनिक सॉल्यूशन। जब कभी भी a1 बाई a2 b1 b2 हो तो हम इसे इस तरह की कंडीशन में देखें। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब हो गया ये इंटरसेक्टिंग लाइन है बेटे, है ना, इंटरसेक्टिंग लाइन। वेल, तो आइए सेकंड इक्वेशन अगर मैं कहूँ व्हाट इज दैट, a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2 इज इक्वल्स टू c1 बाई c2। व्हाट इज दिस? अगर ये इसको कहते हैं तो इसको हम लोगों ने कहा है, ये कब होता है बेटे? ये होता है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन यानी कोइंसिडेंट लाइंस होंगी, कोइंसिडेंट, एक के ऊपर एक होती है। तीसरी बात अगर आप लोग नोटिस करें, व्हाट यूज्ड टू सी, क्या है बेटा? a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 बाई c2। अगर हमने ऐसा देखा तो इसके बारे में हम कहेंगे ये पैरेलल लाइंस होती है, ये पैरेलल लाइंस होती हैं, है ना। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, या इसको कहिए पहले कि ये तो नो सॉल्यूशन होगा, है ना। अगर आप सपने जैसा लिख रहे हो तो उस हिसाब से नो सॉल्यूशन, इसीलिए क्योंकि ये पैरेलल लाइंस। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस तब सॉल्व होते हैं आमतौर पे, हमने अभी पीछे 3 एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चंस हम देख रहे थे, यानी सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये तीनों से इक्वेशंस तब सॉल्व करने चाहिए होते हैं जब वो यूनिक सॉल्यूशन दे रहा हो, यानी पहली कंडीशन जब फुलफिल होती है, देन ओनली वी विल सॉल्व द इक्वेशंस। क्योंकि सेकेंड और थर्ड पर आमतौर पे
कुछ खास रिजल्ट निकल कर नहीं आता। ऑफ कोर्स क्वेश्चन होते हैं, हम सॉल्व भी करते हैं, इस एक्सरसाइज में भी सॉल्व करने वाले हैं, लेकिन आमतौर पे यूनिक सॉल्यूशन जब होता है तब हमारे को x और y की वैल्यू निकल कर आती है ना। तो क्या कहना चाहता हूं, यानी a1 by a2 फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले है ना, मेथड की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल मेथड, जो ये मेथड है बेटे वो है क्या, इंश्योर। सबसे पहले आप इंश्योर करें कि a1 by a2 मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू b1 by b2। ये आप इंश्योर हो जाए पहले प्रॉपरली। अगर ये इक्वल नहीं है देन सेकेंड स्टेप में आपको, सेकेंड स्टेप आप क्या करोगे, आप फाइंड कोफिशिएंट्स a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2, आई मीन ये, ठीक है, हमने ये कर लिया पहले, यानी सबके कोफिशिएंट्स लेंगे। मेक श्योर कि a1x b1y इज इक्वल्स टू, यदि c1 है तो आप इसे इस तरह से कर लेंगे बेटे, b1y माइनस c1 इक्वल्स टू 0। ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, आप इस फॉर्मेट में यानी एक स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे। इसके बाद a1 b1 c1 निकालेंगे। देन व्हाट वी डू, अब थर्ड जो कॉन्सेप्ट है वो ये है क्या कि आपने B से शुरू करना है। एक खास पैटर्न पे आप नोटिस करना, जैसा कि मैं लिखता हूं, आप कोशिश करें जैसे कि a1 b1 मैं लिखता हूं b1 और b2, इस तरह से। मैं आपको मेथडोलॉजी समझा रहा हूं किस तरीके से। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज अ मेथड सिंपली टू सॉल्व अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। b1 b2 आपने देखा, c1 c2 रखना आप, फिर a1 a2 लाएंगे और b1 b2, इस तरीके से एक फॉर्मेट बना लेंगे। देख लीजिए b1 b2 c1 c2, ये क्या है, ये कोफिशिएंट्स हैं इनके। तो अब आप देखने वाले हो यहाँ आप x लिखने वाले हैं, यहाँ y लिखने वाले हैं और यहाँ 1 लिखने वाले हैं। एग्री? तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है, जिनकी वैल्यूज फाइंड करनी है और जिनसे फाइंड होगी हमने उसको एक खास तरीके से लिखेंगे, है ना बेटा। अब क्या नेक्स्ट ये है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जैसे देखो आप इससे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, फिर इससे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ऐसे, यानी b1 को c2 से करना है, b2 को c1 से करना है। इसी तरह आप इससे इसको किए बेटे, इसको इससे करेंगे लाइक दिस। लेकिन ध्यान रहे, अब आपको मैं बता दूंगा यहाँ पर इस काम को पहले, यानी ये एरो पहले चलेगी, फिर ये सेकंड, ऐसे करके, यानी इस एरो को पहले चलाना है बेटे, है ना। मैं रेड में लिख देता हूँ, ये एरो पहले चलेगा, यानी ये वाली एरो पहले चलेगी और ये वाली एरो जो है वो सेकंड चलनी। ये पहली एरो है और ये सेकंड एरो, यानी पहले b1 c2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लिख तो दिया, लेकिन कई बच्चे ये समझ नहीं आता कि इसको पहले करना है। b1 c2 यानी पहले वाली एरो ये चलेगी, फिर सेकंड वाली एरो, इस तरीके से आपका प्रेजेंटेशन होना है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने का मतलब ये हुआ कि अब जो है x आप इस तरह से देखिए, x और ये y और ये 1, इस तरह से लिख लिया आपने। x का जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी x के डिनोमिनेटर में एक फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा जाता है। b1 को c2 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, इसमें आ जाएगा b1 c2 माइनस, आप इसके बाद इसको b2 c1 कर देंगे, यानी b2 c1 यानी c1 b2, इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इन इंटरचेंज होते हैं। पहले ये टर्म लिया, x को ध्यान रखना बीचों बीच लिखना है x को, है ना बेटे। और y को कैसे लिखोगे, y को भी इसी तरह से लिखने वाले हैं, ठीक। कैसे, ये हमने कहना ये है कि c1 a2, गौर करें, c1 a2 और a2 a1 c2, इस तरीके से, यानी a1 c2 मल्टीप्लाई कर दिया। अब इधर आ जाइए, a1 b2 और माइनस का b1 a2, इस तरह से ये मल्टीप्लाई हो गया। अब अगर हम x y z, इसे फर्स्ट, इसे सेकंड, इसे थर्ड कहता हूं मैं, ठीक है बेटे। अगर थर्ड कहता हूं तो देखिए x की वैल्यू 1 और थर्ड से 1 एंड थर्ड से, अगर 1 और थर्ड को इक्वल रखोगे आप, b1 c2 c1 b2 इज इक्वल्स टू लाइक दिस, है ना। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, ये टर्म देखो बेटे, ये टर्म इधर चली जाएगी। अब आपको यहाँ एक बताने वाली बात आने वाली है, ये चीज़ है। इसी तरह से सेकंड एंड थर्ड, जैसे अब मैंने कहा फ्रॉम, ये है फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, बेटा ये गौर करना। चलो मैं इसको रेड में लिखता हूँ, फ्रॉम 1 एंड थर्ड, इस तरह फ्रॉम 2 एंड थर्ड, ठीक है। 2 एंड थर्ड को जब 2 और 3 को आप आमने सामने रखते हो बेटे, तो a1 c2 और 1 अपॉन में a1 b2 b1 a2 y की वैल्यू निकल आएगी,
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे A1 C2, इस तरह A1 B2 B1 A2। देखिए ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है, तो इस तरह से ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब दो एक बातें बता दूं, कुछ बच्चे जो है इस फॉर्मूले को याद करते हैं, इससे बड़ा बेवकूफ़ी कुछ नहीं है, ठीक है। अजीब लगता है आपको सुनने में, ठीक है। कभी स्कूल के टीचर या मैं कभी कोई कह देता है, बड़े भैया कह दिए, ठीक है। कोई गलत नहीं होता अपने हिसाब से, सब कोई अपनी जानकारी शेयर करते हैं, देयर इज नथिंग रॉन्ग है। बट बीइंग ए टीचर मैं आपको उन चीज़ों से जरूर बताना चाहूँगा जिससे बर्डन बढ़ जाता है बेटे। जो चीज़ मुश्किल है उसको याद करने की क्या जरूरत। देखिए ये याद मत करो, ये फिगर याद रखिए आप, इसके बाद आपको कुछ नहीं करना। ये फिगर भी याद करने की क्या जरूरत है, सिंपली याद रखो B से शुरू करना है आपको हिसाब काम, B1 B2, ठीक है। B1 B2, फिर उसके बाद चलते हुए B1 पर दोबारा रखोगे आप, B1 B2 C1 C2 A1 A2 फिर B1 B2। इसके बाद ये मेथड को आप करेंगे, क्योंकि मेथड ही लगाना है आपको, फॉर्मूला नहीं याद करना, इसे बिल्कुल याद नहीं करना। ये पहली बात हो गई। दूसरा, याद करके एक स्ट्रेस पड़ेगा और गलत होने की तो करीब 100% चांसेस है कि ये गलत होंगे। इसमें सब्सक्रिप्ट में अगर A1 B2 की जगह B2 A1 B1 A2 कर दिया तुमने तो फिर सत्यानाश हो जाएगा, गलत होगा सो अलग। देखिए जब ये वैल्यू निकल गया, अब एक बात बताना चाहेंगे कि मैंने अभी जो बोला आपको, ये वाली टर्म जो है आप अक्सर हम लोग इन क्वेश्चनों को ही सॉल्व करते हैं। क्यों बेटे, देखिए आप A1 अगर A1 बाई A2 है ना, और B1 बाई B2, देखो इसको ना ये नॉट इक्वल बोला, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, यानी A1 B2 है ना इज नॉट इक्वल्स टू B1 A2, ठीक है बेटे। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया B1 A2। अब इसे एक स्टेप और बढ़ाओ, A1 B2 माइनस B1 A2 मस्ट नॉट बी 0, ये है। देखिए ये वाली टर्म गौर कर रहे हैं, इसको मैंने लेफ्ट साइड में लिया, क्या चीज़ है ये, हाँ क्या चीज़ है। देखिए ये जो चीज़ है इस पर गौर करो, A1 B2 और B1 A2, देखो ये चीज़ है यहाँ डिनोमिनेटर में, यहाँ भी वही चीज़ है। देखिए A1 B2 B1 A2। आप किसी चीज़ की वैल्यू निकालने वाले हो तो डिनोमिनेटर में आप जानते हो ना वो 0 नहीं होना चाहिए, कोई भी वैल्यू जो है वो डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। ये है देखिए, इट इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, यानी आप यूनिक सॉल्यूशन के टाइम में ये चीज़ चेक करते हो, अगर ये चीज़ नहीं होती है यानी ये नॉट इक्वल है, यानी नॉट इक्वल वाली कंडीशन फुलफिल होगी तो ये डिनोमिनेटर ये जो चीज़ है वो 0 नहीं होगा बेटा। और अगर ये 0 नहीं आया, अगर ये 0 नहीं आया तो इसका मतलब आप x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। आपको बात समझ में आई, ये चीज़ होती है। लॉजिक ये है कि हम क्यों बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन में ये वाली कंडीशन होनी चाहिए। देखिए उस वाली कंडीशन के होने से किस तरीके से x और y का वैल्यू निकालने का जो रास्ता है वो खुल जाता है, ठीक है। आप फॉर्मूला याद नहीं करना बेटा, फॉर्मूला याद नहीं करेंगे हम, ये इस वाले स्ट्रक्चर को याद कर लेंगे। क्वेश्चन ले लिया 1 का सेकेंड पार्ट। देखिए ये इक्वेशन है, आपको इस इक्वेशन में सबसे पहले ये पूछा है कि चेक करो कि ये यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है, या नो सॉल्यूशन है बेटा, या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। पहले ये चेक करने के लिए कहा और उसके बाद कहता है अगर आंसर है इफ यूनिक सॉल्यूशन देन सॉल्व। आपको कहता है अगर ये यूनिक सॉल्यूशन का केस है तो उसे फिर सॉल्व करके दिखाओ, ये कहता है, ठीक है। आइए तो इसे सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले जो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊं, सॉल्यूशन में आप इक्वेशन को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लें, यानी कि बेटे सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप 5 को इधर ले आना, -5 इज इक्वल्स टू 0 और फिर 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल। सबसे पहला काम ये है। अगर इक्वेशन इसी फॉर्म में दे रखा है तो फिर कोई वरी नहीं है। आइए A1 B1 C1 देखना चाहते हैं। A1 की वैल्यू x का कोफिशिएंट होता है, B1 की वैल्यू 1 और C1 की वैल्यू बेटे -5। ऐसे x का कोफिशिएंट 2, y का कोफिशिएंट इतना और C1 की वैल्यू भी आ गई। बेटे A2 की वैल्यू निकालो 3, B2 की वैल्यू देखोगे 2 और C2 की वैल्यू -8। इस तरह से A1 B1 C1 A2 B2 C2 सबसे पहला काम था। आइए जरा चेक करते हैं A1 बाई A2 क्या देखते हो तुम। देखिए ये 2/3 है और B1 बाई B2 और ये 1/2। चूंकि आपने अपेरेंटली देख लिया कि A1 बाई A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 बाई B2, तो आप C1 बाई C2 तक जाने की जरूरत नहीं है। आप कह सकते हो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, आप कह सकते हैं कि ये यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है, ये यूनिक सॉल्यूशन का केस है। और जैसे ये यूनिक सॉल्यूशन है बेटे तो आप अब सॉल्व करने लगोगे। यूनिक सॉल्यूशन है तो आप इसको सॉल्व करोगे। देखिए एक क्वेश्चन में ढंग से समझाऊंगा, आपको एक ही क्वेश्चन को ठीक से सीखना है क्योंकि बाकी मेथड तो सब में सेम लगना है, इसलिए आप मेथड को पहले सीखें। अब जैसे यूनिक सॉल्यूशन है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे हम।
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इस मेथड, इसको हमने दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट इस क्वेश्चन में कहा गया है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करना है। तो आइए, जैसा कि आपको बता रखा है मैंने, B1 B2 से शुरू करेंगे, C1 C2, A1 A2 और B1 B2, इस तरीके से। पहले आप इस स्ट्रक्चर को लिख लीजिए, फिर यहाँ लिखेंगे x, यहाँ लिखेंगे y, यहाँ लिखेंगे 1। गौर करिएगा, इन दोनों के बीच में लिखना है आपको, है ना, ऐसे। जैसे आपने लिख लिया, आइए फिर से एक बार और मैं B1 B2 को पहले वैल्यू डालना चाहता हूँ। ध्यान रहे B1 से शुरू करना है बेटे, B1 B2 लिखोगे, फिर B1 के बाद C1, यानी B1 के बाद C1, C1 जैसे खत्म होता है फिर आप A पे आ जाओगे। देखिए B1 के बाद C1 लिखा, C1 के बाद A1 पे आए, A1 के बाद फिर आपने फिर B1 पे चले गए, है ना, इस तरह, यानी B से शुरू होकर B पे खत्म होना है। समझ आ गई बात? बहुत बढ़िया। अब वैल्यू रख दो, B1 B2 की वैल्यू रखोगे तो ये आ गया 1, ये आ गया 2, C1 C2 की वैल्यू -5 -8, ठीक है बेटे। ठीक, थोड़े से गैप में इस तरह से लिख लीजिए, और ये आ गया 2 और ये 3 और ये आ गया 1 और ये 2 बेटा। ये जैसे तुमने लिख लिया, और फिर यहाँ एक बार x और यहाँ y, यहाँ 1 लिखो, है ना। अब आप नोटिस करना, थोड़े स्पेस अच्छे से नीट एंड क्लीन रखना है आपको, चीज़ों को अच्छे से दिखानी हो, जगह ज़्यादा ठीक से लेंगे तो नीट एंड क्लीन बना रहेगा, है ना बेटे। घुचड़ मुचड़ कर दे, कंजेशन मत कर देना, है ना, ज़्यादा कटम कुटम हो जाती है तो अच्छा नहीं लगता है। चलिए, अब क्या करना है, x, ये x की वैल्यू देने वाला है ये कॉन्सेप्ट। स्पेस हमें चाहिए होगी, इसलिए मुझे स्पेस की जरूरत पड़ेगी, है ना। आइए, कैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मैंने बताया आपको, ये वाली टर्म को पहले मल्टीप्लाई करना है बेटे। 1 को -8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, मैंने डिटेल से लिख लिया। 1 को -8 से, और फिर बीच में माइनस साइन आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को -5 से। ध्यान दीजिए कैसे बेटे, x को यहाँ लिख दिया आपने, नीचे डिवीजन का साइन लाया, अब फ्रैक्शन पहली बार, अब डिवाइड का साइन लिख रहे हो, ठीक है। 1 को -8 से किया बेटा, 1 को -8 से, अब 2 को -5 से। वेल, अब y की बारी आती है। y में क्या करेंगे, बिल्कुल उसी तरह, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैंने आपको देखो मेथड में समझा दिया, ये 1 और नीचे फिर 2 लिखा, तो यानी पहले 1 वाली काम करनी है, -5 को 3 से करना, -5 को, ठीक है, -5 को आपने 3 से करना, -2 को -8 से, इस तरह से मल्टीप्लाई कर ले। फिर 1 के नीचे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे बेटे, माइनस बीच में, ठीक है, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। ध्यान देने वाली बात, ये माइनस साइन है, बीच में माइनस साइन देना, आप इसको याद रखना। चलिए, अब x अपॉन में इसको सिंप्लीफाई करना है। अब मेन काम तो पूरा हो गया, अब इसे सॉल्व करेंगे। कैसे, ये आ गया -2, ये दोनों माइनस का 10 यानी प्लस का 10 आएगा बेटे। कैलकुलेशन में एकदम से विजन अच्छे से रखनी है आपको इस क्वेश्चनों में। तो मैं जैसे कि बताया, अभी 10th क्लास के बच्चों के लिए शुरुआत में थोड़ी सी मुश्किल होती है, फिर बिल्कुल आसान हो जाता है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से फॉलो करना है। y पे इसको देखिए, -15 है ना, -15 है, -15 एंड ये सॉल्व होकर के +16 आ गया, ठीक है, यानी ये दोनों सॉल्व हो गए, प्लस का साइन आ गया। 1 अपॉन में ये 4 और ये माइनस करके, दैट्स इट, बहुत अच्छी बात। तो इस तरह से ये x अपॉन में ये दोनों सॉल्व हो गए, 2 दिया आपको, ठीक है, और ये y अपॉन में ये दोनों सॉल्व होकर के 1 मिला बेटा, और ये 1 अपॉन में 1। आप इसके बाद आपके पास छोटा सा रह जाता है पार्ट करने के लिए, 1 2 3 लिख लेंगे आप इसे, 1 2 3 लिख करके आगे बढ़ेंगे। कैसे, देखिएगा, अब आपको x और y निकालने के लिए फ्रॉम लिखेंगे, फ्रॉम 1 and 3, बारी बारी से एक बार इन दोनों को सॉल्व करेंगे बेटे, फिर एक बार इन दोनों को सॉल्व करेंगे। जैसे फ्रॉम 1 and 3 का मतलब हो गया x/2 और ये 1/1, ऐसा है ना बेटे। तो x/2 = 1/1, तो x = 2 हो गया, x की वैल्यू 2 आ गई, गुड। इसी तरह से और फ्रॉम, फिर आप लिखो फ्रॉम 2 and 3, तो बेटा 1 and 3 को सॉल्व करेंगे एक बार, फिर 2 और 3 को सॉल्व करेंगे। तो क्या देखने को मिलेगा आपको, y अपॉन में 1 = 1 अपॉन में 1, तो y की वैल्यू 1 आ गई। तो इस तरह से, है ना, दैट्स इट। ये x की वैल्यू बड़ा सिंपल होता है निकालने का आंसर। वैल्यू हर क्वेश्चन में एक ही मेथड होता है, सबसे खास बात इन क्वेश्चनों की, ठीक है बेटे। अगर सबसे पहला ध्यान आपको ये देना कि ये टर्म को इधर है तो इधर ले आइएगा, अगर फ्रैक्शन में दे रखी हो तो फ्रैक्शन हटा लेना,
कैलकुलेशन में मिस्टेक कहाँ होती है, अगर उसके बारे में गौर कर लें, ठीक है। बच्चे जैसे क्वेश्चन को लिखते समय गलत कर देते हैं, A1 B1 C1 की वैल्यू निकालते समय गलत कर लेते हैं, और अगर वहाँ से छूट गया तो इसको लिखते समय मिस्टेक होती है, और अगर वहाँ से भी बच गए तो यहाँ प्रोडक्ट करते समय यहाँ मिस्टेक होती है। तो इस वीडियो में यहीं तक बताना है मुझे। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिखाना एक पर्पस था। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक मेथड है जो कि कैलकुलेशन, मतलब कि एक मेथड है जिससे आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। तो हमने हमारे पास 3 मेथड हो गए, उसमें इस मेथड का थोड़ा सा अलग हिसाब किताब है। इसमें थोड़ी कैलकुलेशन, यानी कि कैलकुलेशन पे बहुत पकड़ अच्छी होनी चाहिए, है ना। प्लस माइनस का ध्यान करने वाले बच्चे से ये कभी गलत नहीं होगा फिर, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहिए आज के क्लास में यहीं तक, और इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग और डिटेल से इसके और 2-4 क्वेश्चन सीख लेंगे। कीप डूइंग बेटे।